हैं तो हम लोग अब पार्ट 6 है, ये जो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, क्लास 10th। क्लास कितने लिखल है? कनु है लिखल? चल चैप्टर 1 है। नहीं, 9th के नहीं है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, क्लास 6 पढ़ना है, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है, इसे थोड़ा सा कम पढ़ना है, वहाँ पे उधर नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय गवाए चलते हैं हम अपना क्लास पे। हो गया? जो जो अब्सेंट था कृपया करके डेली आने का कष्ट करें, या नहीं आएगा तो फिर मजदूरी करना शुरू कर दो। और हम आज बताते हैं कि मजदूरी करने से कितना फ़ायदा होता है। आज मजदूरियाँ पढ़ाएंगे हम, कितना मजदूरी किया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है, और कैसे कैसे किसी के गार्जियन पैसा घर में जुटाता है। और तुम लोगों को खाली एब्सेंट रहना है, पढ़ाई लिखाई स्वाहा। देखिए ये सब तो हो चुका है, हमारा हो गया है ना। और बात किया जाए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कंप्लीट है। उसके बाद देखिए ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, कल का क्लास में भी खत्म हो चुका है। अब तृतीय क्षेत्र ये भी खत्म, ये भी बता दिए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय अभी नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय आय अभी अगर हम आपको समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले कुछ और बातें हैं जो हम आपको पहले बता देंगे। ये भी है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से कब कितना पैसा मिलता है, सब देखिए। इसी को पहले सबसे पहले हम लोग कुछ करते हैं, निपटा लेते हैं। जैसे में देखिए हमारा क्षेत्र कितना है? 3। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए ठीक है। क्या को क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। पहला हो गया कौन सा? पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद तृतीय क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत में ये तीनों क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से हमको प्राप्त होता है, अभी किस क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, और पहले किस क्षेत्र से हमको प्राप्त होता था। तो सबसे पहले आप देखिए, हटेगा कैसे जी? हाँ देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले 1901 की बात है। कब की बात है? 1901 की बात है। जब हम लोग 1901 में देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से कितना पैसा आया था, और द्वितीय क्षेत्र से कितना पैसा आया था, और तृतीय क्षेत्र से कुछ हुआ था, कितना पैसा आया था। तो देखिए जब हम लोग 1901 की बात करते हैं तो हमारा कोई भी परसेंटेज कितना होता है? 100%। किसी का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो कितना परसेंट में डिवाइड होता है? 100%। अगर कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, किसका मैच हो रहा है? भारत और पाकिस्तान का, तो हम लोग कहते हैं ना है कि लगता है कि 50% चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा, ना कहता है 20% चांस है कि जीतेगा चाहे हारेगा। बताता है ना, कहता है ना कि आज 30% उम्मीद है कि बारिश होगी, होता है। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हो क्लास 10th? अभी क्लास 10th नहीं चल रहा है जी, ये क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रायिकता। उसमें बताएगा संभावना, निश्चित घटना मतलब होता है क्या? परसेंटेज बताएगा कि किसी को जीतना या किसी को तो हारना है। ये है तो किसको कितना परसेंट जीतना है और किसको कितना परसेंट में हारना है। देखिए किसी का भी कितना परसेंट होता है? 100%। अब देखिए 1901 की बात करते हैं। कब के? 1901। जब हम 1901 में देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र से हमको कितना परसेंट लाभ हुआ था? 63.6%। मतलब कि जब हम लोग 100 रुपया अगर पूरा भारत कमा रहा है, क्या रुपया कमा रहा है? 100 रुपया। तो 1901 में, कब? 1901 में जो 63 रुपया था ना, 63 रुपया वो हमको सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। कहाँ से प्राप्त हो रहा था? प्राथमिक क्षेत्र से। क्या रुपया प्राप्त हो रहा था? 63 रुपया, मैक्सिमम 63 रुपया मिनिमम मान लो। लगभग कितना रुपया चल रहा है? 63 रुपया लेके चलते हैं। क्या रुपया? 63 रुपया। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं कितना कि क्या परसेंट हमको मिला था उस समय? 12%। कितना परसेंट? 12%। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम 12%। अब करते हैं तृतीय क्षेत्र की बात। कब के बाद? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सब पढ़ाई हो चुका है। आप नहीं आए थे पढ़ने, इसलिए आपको समझ में बहुत कम आएगा। प्राथमिक क्षेत्र से मतलब ये समझ रखना कि जितना भी इसमें काम करना है उस सब कुछ से है, प्राकृतिक से।
प्रकृति से जितना हो गया मछली पालन, पशु पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गधा पालन, तोहनी के पालन, सब कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे आलू रोपना, धान सोना, बैगन रोपना, बैगन कोड़ना, बैगन सोना, ये सब कोची में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। जितना भी कृषि कार्य आधार है ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र जैसे मैं मान के चलो कि आप लोग कहूँ साइकिल बनवाने गए तो अगर टायर पंचर है तो क्या टायर चेंज कर देता है? नहीं भैया। कौन करता है? पंचर बनाता है। जब बिगड़ी को बनाया जाता है तो उसको कौन सा क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। जैसे मान के चले कि हम लोग आलू रोपे हैं, आलू को कवार करके घर लाए, आलू को बाप के चोखा बना दिए, चोखा भर के कुछ किए, समोसा में डाल भर दिए। अभी तक हम समोसा बेचे हैं? नहीं बेचे हैं। अभी सिर्फ कुछ किए, भरे हैं। जब आलू से हम समोसा जब बना दिए हैं तो कौन सा क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र। जब उसको हम बेच करके पैसा कमा लेंगे तो कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक द्वितीय समझ में आ गया। अब तृतीय का मतलब हो गया सरकारी नौकरी। कौन सा नौकरी? सरकारी नौकरी हो गया, यूट्यूब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और कुछ ही बिजनेस जितना सब कुछ ही है, सब सरकारी जॉब है। और सब कौन से क्षेत्र में आएगा? बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, जितना भी सरकारी जॉब है वो सब कौन सा क्षेत्र में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो देखते हैं जब हम लोग 1901 की बात करते हैं तो अगर भारत के रुपए कमा रहा था, अगर भारत के पास 100 रुपए का इनकम हो रहा था तो 63 रुपए की जो बात किया जाए वो कहां से मिल रहा था हमको? प्राथमिक क्षेत्र से। और अगर कहा जाए कि द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है, सोचिए क्या योगदान है, तो बताइए क्या रुपया देता था वो? 12 रुपया, मतलब 12%। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र तो कितना होता है? 23 रुपया। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? देखिए जैसे मान के चलिए कि देखिए एक कोई पिता है, कौन है? पिता। उनकर 3 पुत्र है। एक कोई पिता है और उनके पुत्र है 3 गो। देखिए पहला है प्राथमिक और दूसरा है और ये तीसरा है। जब वो पहले ज़माना के बात हो रहा है, अभी के बात नहीं हो रहा है। जब पहले के ज़माना में पिता को मिला 100 रुपया, कितना रुपया मिला? 100 रुपया। तो अब सबके हिसाब लेगा ना कि कौन बेटा कितना कमा के हमको दे रहा है। कुछ किया कौन बेटा हमको कितना कमा के दे रहा है। तो देखेंगे कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो दिया हमको 63 रुपया। क्या रुपया दिया? 63 रुपया। सबसे पहला कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। आई क्या रुपया कमा के दिया हमको? 63 रुपया। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र में आता है वो दिया हमको 12 रुपया। क्या दिया? 12 रुपया दिया। समझ में आया? अब उसके बाद एक और तो बेटा बचा हुआ है, अभी हमको क्या रुपया दिया है बताइए? 23 रुपया दिया है। तो सबसे बढ़िया कौन था? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन ये कब के बात किया जा रहा है? 1901 की बात किया जा रहा है। 1901 में प्राथमिक क्षेत्र से, समझ में आया? अब देखते हैं 1947 में हमको क्या रुपया मिलता था बताइए? 58। प्राथमिक क्षेत्र से क्या रुपया? 58। द्वितीय क्षेत्र से 14%। तृतीय क्षेत्र से 27% मिला। देखिए मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र से पहले मिलता था ढेर मानी पैसा, लेकिन अब मिल रहा है धीरे धीरे कमते जा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र कुछ हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, कम रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले कितना था? 63। उसके बाद कितना? 58। आओ घट जाएगा। इधर कितना आ गया? 22 पर। बताओ तो कितना बुरा हाल हो गया बड़ा बेटा के। पहले दे रहा था 63 रुपया, उसके बाद दिया 58 रुपया, उसके बाद कितना दिया? 22 रुपया। तो बताइए घटा है कि नहीं घटा है? तो बताइए सबसे पहले सबसे अच्छा 1900 के दौरान चल रहा था, 19वीं सदी में देखिए कितना 63% दे रहा था। उसके बाद 1947 में कितने परसेंट? 58। और 2007 में अगर गिना गया है तो क्या परसेंट दे रहा था? 22% दे रहा था। तो बताइए अच्छा बात है? प्राथमिक क्षेत्र इसका मतलब धीरे धीरे कौची हो रहा है? कम रहा है। प्राथमिक क्षेत्र कौची हो रहा है? कम रहा है। आप खुद सोचिए कि बिहार में कितना आदमी कृषि करता है। आप ही के गांव में मान के चलिए कितना आदमी कृषि करता है। अगर तानी सो जवान हुआ सीधे दिल्ली भाग जाता है कि चलते हैं दिल्ली कमाए, खेती नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं बात है? 2-4 कलम पढ़ लिया, चलते हैं दुकान खोल लें,
है कि नहीं है? कोई खेती बाड़ी करना चाहता है उतना तर? और अगर उन लोग को मालूम नहीं है कि पैसा से कुछ नहीं होता है, अनाज नहीं रहेगा तो कोई पैसा खा लेगा वो लोग? पैसा कुछ करेगा? ले भाई कागज़ के है, नमक मुख मार के खा लो, हो सकता है कहीं नो? वो पैसा कमाता है किस लिए? ताकि अनाज को खरीद सके, खरीदेगा। अब देखिए जब अनाजे नहीं रहेगा तो पैसा का माल कौन फायदा? कुछ फायदा है? पैसा धरल के धरल रह जाएगा। पैसा एक कागज़ है, क्या है? एक कागज़ के बना हुआ है जिस पर राष्ट्रीय महत्व दिया गया है, इसलिए उसका इतना नाम गांव है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में बात की जाए तो उसके बाद कितना? 14%। मतलब पहले कितना था? 12, उसके बाद कितना हुआ? 14, उसके बाद 22। तो हम यहाँ देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र बढ़ रहा है धीरे धीरे। कौची हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले था 12, उसके बाद कितना? 14, उसके बाद 22। अच्छा बात हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र के लिए अच्छी बात है ना कि गते गते कौची कर रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र को देखते हैं तो तृतीय क्षेत्र पहले कितना देता था? 23%। उसके बाद और उसके बाद बताइए सबसे घाटा में कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है। पहले देता था 63%, उसके बाद 58, उसके बाद 22%। आप खुद सोचिए कि जब देश आज़ाद होने के कगार पर था उस समय कितना फैक्ट्री था यहाँ। अंग्रेज आया था तो वहाँ वो सब फैक्ट्री उक्ट्री लगाया था, तब ना फैक्ट्री से बढ़ा है। सरकारी नौकरी पहले था कुछ भी नहीं था। पहले सरकारी नौकरी पर कुछ जाना नहीं चाहता था, समझ में आया? वो जाना नहीं चाहता था। पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं जब देश आज़ाद नहीं था उस समय। वो जाना मतलब मराना। अंग्रेज के चल रहा था शासन, तो क्या करेगा इस सब के राशन? सही बात है कि नहीं बात है? देखिए तो सबसे पहले तृतीय क्षेत्र बहुत पीछे था, उसके बाद ये आगे बढ़ा और उसके बाद ये पूरा आगे बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्राथमिक क्षेत्र बेचारा तो डूब गया है, पूर्ण रूप से कौची हो गया? डूब गया है। तो बताइए ये आंकड़ा याद रहेगा? कमी किसमें, वृद्धि किसमें है? सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हो रही है? तृतीय क्षेत्र में। 23 से सीधे कहाँ गया? 23 से सीधे 56। अब ये कितना है? प्राथमिक क्षेत्र 22% पर आ गया। कितना घटा है ना? तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। आ रहा है समझ में? मिला? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्लियर है। अर्थव्यवस्था के 3 भाग में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए पूंजीवादी का मतलब होता है जिसके पास है पूंजी उसी का है सरकार। जिसका पास है पूंजी उसी के कौची है? सरकार। मतलब ये है प्राइवेट सेक्टर। कौची है? प्राइवेट। इसमें कुछ भी सरकारी नहीं होगा। कुछ होगा? सरकारी कुछ भी नहीं। अगर एगो समोसा चाहिए ना तो भी प्राइवेट है, अगर हॉस्पिटल चाहिए तो भी प्राइवेट। और बताइए कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू है? भारत में कौन सा है? मिश्रित। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसा देश जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब जो चीज़ हो सब प्राइवेट हो, सरकारी कुछ हो नहीं। जो स्कूल हो, अस्पताल हो और कुछ हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, मंदिर, सब कुछ ही हो, प्राइवेट हो, सरकारी कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं पूंजीवादी। और समाजवादी का मतलब होता है जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, मतलब सरकारी। कुछ हो गया? सरकारी। सरकारी प्राइवेट दोनों नहीं बाबू। समाजवादी का मतलब होता है सिर्फ सरकारी। किसको? सिर्फ सरकारी। यहाँ मिश्रित मतलब समझ में आ रहा है? मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला, इहो रहेगा इहो रहेगा, ये दोनों जुटेगा तब। जैसे मान के चलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में देखिएगा तो सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल भी मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? कि बताइए ऐसा कोई जगह है जहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? ऐसा कोई जगह है कि जहाँ सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल ना है? सभी जगह पे है, सरकारी और प्राइवेट दोनों। ये भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसलिए भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। अब बताइए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है वहाँ सिर्फ कोची है? प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ। पड़ी चापाकल भी मिलेगा तो कौची? प्राइवेट। पानी पीना है, पैसा लाओ तो घरे
चले जाओ। समझ में आया? इस तरह से वहाँ चलता है। और समाजवादी के मत बताइए, समाजवादी के मतलब वहाँ सब कुछ होगा, सरकारी होगा, मतलब उसका कोई भी उपयोग कर सकता है, गरीब से लेके अमीर तक, ठीक है, अमीर से लेके बेसहारा तक। तो ये कहाँ गया? इसका एग्जाम्पल देखिए, नीचे मिल जाएगा आपको। देखिए इसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के चारों कारक पर किसका अधिकार हो? निजी व्यक्ति। उत्पादन के चार कारक कौची कौची? पैसा, धरती, लेबर, मालिक। अच्छा बताइए, एगो घर बनाने में कौची हुआ? जो घर बनाने में, चलो देखो, अब्सेंट रहना कानूनी जुर्म है, कृपया अपराध करके पाप ना लें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये सब कितना अच्छा अच्छा बात है जी, बताओ। ये सब पढ़ लेगा ना तो समझ में आएगा कि हाँ हम भारत के निवासी हैं। देखो नहीं पढ़ेगा तो ऐसा बने पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो यही बनना पड़ेगा, और पढ़िएगा तो ऐसे रहिएगा। सोच लो क्या करना है। यही है पैसा, जिसके ऊपर पूरा दुनिया मरता है। चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले लिख ले अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ से हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ, और अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है वो क्यों हुआ, और अर्थव्यवस्था का विकास क्यों इतना जरूरी था। तो सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास के लिए दो स्थिति है। कितना स्थिति में विकास हुआ है? दो स्थिति। सबसे पहला देखेंगे आर्थिक विकास, उसके पास मौद्रिक विकास। सबसे मजा, सबसे एकदम मनोरंजन वाला चीज आएगा आपको मौद्रिक विकास। इसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे वस्तु से वस्तु बदला जाता था। जैसे मैं मान के चले कि हमको 1 किलो चीनी की ज़रूरत है और मेरे पास शकरकंद है, तो हम गाँव खोज चलेंगे कि बाबू आपको शकरकंद चाहिए? हाँ चाहिए। तो चीनी है? तो हाँ लाइए। ऐसे बदला जाता था। समझ में आया? सोन पापड़ी वाला का नाम सुना है? लोहा, टीना, प्लास्टिक, ईटा, पत्थर, शीशी, बोतल, कुछ से ले लो। ताऊ का ईटा, उसको 1000 ईटा दो का तो नहीं देता है, एकदम दे देगा। पत्थर दो, टाइल्स दे दो, उसको नहीं लेगा। हर चीज़ बिकता है, लेकिन बेचने के लिए दिमाग चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास। कौन सा विकास देखेंगे? आर्थिक विकास क्या है समझिएगा। आप लोग भी 12th वाला, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। पढ़ा था तुम लोग? समझ में आया था? चलो देखिए, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। आज तक इसका डिफिनेशन निश्चित हो ही नहीं पाया कि कौन सही और कौन गलत बोल रहा है। यही लिखा हुआ है, देखिए, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लेना कुछ है जरूरी है। इसका मतलब का नाम है कि जो आर्थिक विकास है ना, इसका जो डिफिनेशन है अभी तक कोई भी अर्थशास्त्री निश्चित तौर पे नहीं दिया है। जैसे हम कैसे हो गया 2 + 2 = कितना होता है? 4 होता है कि नहीं होता है? ये निश्चित है, कुछ है निश्चित है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसका जो परिभाषा अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। कोई आया कुछ आओ बोल के चला गया, उधर से कोई आए आओ कुछ बोल के चले गए। सही समझ में आया? इसी तरह से हम लोग देखेंगे 2-3 गो अर्थशास्त्री के कि कौची कह के भाग गए हैं वो सब। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, श्रीमती उशैला हिक्स, एक कोची है, वुमेन है वो। हाँ उसको बंद कर दो, हमको याद नहीं था बंद करवाने के लिए, आवाज़ नहीं आता है उससे। देखिए श्रीमती उशैला हिक्स, देखिए ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। आई से नहीं बंद कीजिए, चालू नहीं रहता है। देखिए श्रीमती उशैला हिक्स एक कोची है, अर्थशास्त्री हैं। उनका जो कहनाम है, एक सेकेंड सतत विकास चल गया था।
स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए वो सब जो आर्थिक विकास है ना, वही में सब कुछ आता है। और सबसे पहले देखें कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है। यहाँ पे दो शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला कौन चीज, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि। ये दोनों शब्द में देखते हैं कि क्या क्या हमारा अंतर होता है। तो देखिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में, हिंदी पढ़ने आता होगा सबको, इंग्लिश में हल्का हल्का आता होगा, में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों शब्दों के बीच अंतर किया जाने लगा है। आप समझिएगा, जो आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास ये होता है उन देशों के लिए जो अभी विकासशील हैं। कौन है विकासशील, जैसे अमेरिका विकसित है, विकासशील नहीं है। जैसे में हो गया भारत, भारत एक विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश है। कौन सा देश है, विकासशील देश है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत क्या है, विकसित है या विकासशील है, विकासशील है। इसलिए इसके लिए आता है आर्थिक विकास। कौन सी आता है, आर्थिक विकास। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अमेरिका क्या चीज है, विकसित है। अमेरिका एक विकसित देश है। इसलिए इसके लिए आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है विकसित। कौन होता है, वृद्धि या तो विकसित, आर्थिक वृद्धि या तो आर्थिक विकसित। समझ में आया तक, कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पे दो चीज देखें कि जो देश विकासशील है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, आर्थिक विकास। और जो देश विकसित हो चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, आर्थिक वृद्धि। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि भारत कैसा देश है, विकसित या विकासशील, विकासशील। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे देगा ये वाला कि आर्थिक विकास है कि आर्थिक वृद्धि। विकसित देश है आपको दे देगा, यूएसए दे देगा, दुबई दे देगा, अमेरिका दे देगा, पाकिस्तान दे देगा। आप बताइए, विकसित है, अमेरिका एक विकसित देश है। और जैसे में हो गया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब विकासशील देश है, अभी विकास कर ही रहा है। आपको मालूम है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947। ठीक है, अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, जही बाबू, अमेरिका की आज़ादी मिल गया था कब, 1600 के लगभग में जिसको आज़ादी मिल गया था। हमने से कितना साल, 350 साल पहले आज़ाद हुआ है। पढ़ लेना अच्छा से। कौन सा देश के लिए, हाँ अमेरिका के लिए। अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना है बाबू। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो गो अर्थशास्त्री हैं, इन्हीं के दोनों के बीच में मतभेद है। तो मतभेद कौची कहते हैं देखिए सबसे पहले है श्रीमती उशैला हिक्स, एक अर्थशास्त्री है। इनका कहनाम है कि देखिए वृद्धि मतलब कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यही ना हम बताएं। और ये भी यही कहते हैं कि जो ग्रोथ शब्द का प्रयोग है ये कौन सा देश के लिए होता है, विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है, किया जाता है। जबकि विकासशील मतलब कि डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील, कुछ लिखा है, विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के संदर्भ में ये किया जा सकता है। मतलब उशैला हिक्स कहते हैं कि जो विकसित देश है उसके लिए ग्रोथ शब्द का प्रयोग करेंगे और जो विकासशील देश है उसके लिए डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस सब एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछता है, सब्जेक्टिव कभी नहीं पूछेगा कि बताइए आर्थिक कौन, वो हिस्ट्री की बात है बाबू, खोनी रहेगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। देखिए उसके बाद कहता है को ब्राइट सिंह थे, कौची थे, ब्राइट सिंह थे। इन्होंने कुछ कहा था, इनके जो कहनाम है, इन्होंने लिखा है ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए दोनों का बात एक है। ये भी जो बोलते हैं ना वो भी यही बात बोलते हैं, ठीक है ना, कि विकसित देशों के लिए ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं, विकासशील देशों के लिए डेवलपमेंट शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है?
ये सब सिर्फ याद करने वाली बातें हैं, और समझना है तो थोड़ा सा दिमाग को बढ़ावो और सोचो कि भारत कौन सा किस प्रकार का देश है, विकासशील देश है। तो विकासशील के लिए क्या बताए थे कि डेवलपमेंट के मतलब कुछ होता है आर्थिक विकास। क्या होता है? आर्थिक विकास। और जैसे में हो गया अमेरिका कैसन देश है? आर्थिक वृद्धि तो है, ये है उसमें, लेकिन उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन किस तरह का देश है? विकसित देश है, इसीलिए उसके लिए आर्थिक वृद्धि का शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए सतत विकास पिछला क्लास में खत्म हो गया है, ठीक है। सतत विकास पिछला क्लास में कुछ हो गया है, खत्म हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे सतत विकास लिखा हुआ है। सतत विकास का मतलब होता है वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। समझ में आया? जैसे में देखिए आज पुल बना कल ढह गया, वो सब सतत विकास नहीं है। जैसे में हम एक चप्पल खरीदे और शाम तक टूट गया, वो सतत विकास है। जैसे में सतत विकास का अगर एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए ताजमहल है, हावड़ा ब्रिज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बिना पिलर के अभी तक खड़ा है, वो अंग्रेज के बनाया हुआ है। तो सतत विकास है कि नहीं है? बिहार के पुल देखो आज बना, 2 महीना के बाद स्वाहा, है कि नहीं है? तोहनी इतना देखोगे ना, इतना मतलब कि सुनने के लिए मिलेगा कि कभी चंपारण में पुल ढह गया, कभी बेगूसराय में, कभी कटिहार में पुल ढहने से। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा जो हमारा कुछ सतत विकास है। खंडर नहीं बाबू, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पूर्ण निर्माण हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। समझ में आया? अभी बिहार के लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारे बिहार में फिर से वही, लेकिन वही नहीं हो सकता है बाबू जो बख्तियार था। बख्तियार नामक एक व्यक्ति है जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, और माना जाता है कि 3 महीना तक बख्तियार खिलजी वही है ना, लहरा दिया पूरा पुस्तक के कोची लहरा दिया था, और लहरा दिया फिर भी 3 महीना तक उसका किताब जलित रह गया, और अभी तक कुछ किताब बाकी है। अगर अभी तक वो टोटल किताब रहता है ना तो समझिए कि जो भारत विकासशील देशों में प्रयोग होता है वो अमेरिका से भी आगे रहता। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। सतत विकास का मतलब कुछ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, उसी को कहते हैं सतत विकास। समझ में आया? सतत विकास सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, पीढ़ी को भी देखा जाता है कि नहीं हमको आने वाला जो पीढ़ी है वो भी रह सके उसमें। ये ना कि हम घर बनाएं और हम जैसी मरे घर भी खत्म हो गया। ऐसा विकास बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी के लिए भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है यह है नया टॉपिक, आप लोग के लिए भी और आप लोग के लिए भी कुछ है सब नया, और जो पीछे के जो टोटल था सब पढ़ाई हो चुका था, फिर भी उसको रिपीट कर दोहरा रहे थे। यहाँ से देखिए योजना आयोग किसे कहते हैं, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का मतलब होता है नीति आयोग। जैसे में देखिए आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, तुम लोग कबड्डी खेलती होगी तो देखो ऐसे क्या गोधा ना, गोधा मतलब कोची बाट के 4 लेकिन तोरा दने 4 लेकिन हमरा दने, ठीक है? तो सब ऐसे मिल करके कोची बनाता था, डिस्कस करता है एक दूसरे से कि देखो वो ने दिया तू जाना, वो ने दिया तू जाना, वो ने से तू पकड़ना, इनसे हम पकड़ेंगे, है कि नहीं है? कबड्डी में ऐसी ना होता है कि इन्हें से सब रहता है ऐसे, इन्हें से तू धरना, इन्हें से हम धरेंगे, इन्हें से पैर हम पकड़ेंगे, उनसे मुड़ी में हम लटक जाएंगे, है कि नहीं है? बताइए। आज जैसे में हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट कहता है ना जब तक हम लोग अगर बैटिंग कर रहे हैं तो जो कैप्टन रहता है वो सबको समझाता है कि देखो बाबू तू पहला में जाना है, तू अच्छा खेलता है, तू तीसरा में जाना, तू आउट जल्दी हो जाता है। हाँ एगो ऐसे के भेजो ना जो रोक के खेलता है, रोक के कि आउट नहीं होता है, विकेट बचा के खेलेगा, विकेट पर खड़ी रहेगा। समझ में आया? वो भी प्लानिंग है कि नेक तरह के। उसी तरह से एक होता है योजना आयोग। इसका मतलब होता है कि योजना आयोग का मतलब होता है 5 साल के लिए हम भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था रहेगा और किस प्रकार का अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, वही इसमें डिस्कस किया जाता है। योजना आयोग देखिए
इसी में एक बैठक लगता है, एक मीटिंग होता है। उसी मीटिंग में सबको कहता है कि देखिए अगर 500 के नोट बंद करना है तो अकेले नहीं ना बंद कर सकता है। सबसे पहले नीति आयोग में सबको डिस्कस करेगा कि हाँ देखिए 500 के नोट बंद करने के पीछे घाटा क्या है और फायदा क्या है। 2000 के नोट बंद हुआ, देखिए 1500 के पहले नोट बंद हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बंद हुआ पता है? क्यों बंद हुआ? देखिए 500 1000 का नोट इसलिए बंद हुआ था क्योंकि ब्लैक मनी इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा सब चापले था कि आपको बता नहीं सकते हैं। भारत सरकार पैसा छाप रहा है और ब्लैक मनी सब इन्हें घुसा रहा है। तो बताइए कभी भी भारत विकास करेगा? नहीं। इसीलिए रातों रात देवी और सज्जनों मैं नरेंद्र मोदी, मैं दामोदर दास, ठीक है, वही बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 का नोट बंद। राताराती सब भजा दिया। योजना आयोग जो बोल रहे हैं वो 5 को बैठता है, 5 को नहीं बैठता है, वो 5 साल के लिए होता है। आने वाले देखिए प्रधानमंत्री कितना साल के लिए बनता है? प्रधानमंत्री 5 साल। अगर प्रधानमंत्री चेंज तो उनका जो नीति बनाया रहता है ना वो चेंज हो जाता है, नियम कानून सब कुछ हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें देखिए भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को कौची कहते हैं? योजना आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन कौची है? प्लानिंग कमीशन। जो भारत में 5 साल जो आगे आएगा, मान के चलिए कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है ना, तो 5 साल जोड़िए तो 29 हो जाएगा ना। अभी देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है ना, अब पीएम मोदी जीत भी गए, बीजेपी का बोलबाला, बाकी सबके मुंह काला, पता है ना? जीते वाला के बोलबाला, बाकी सबके। समझ रहा है ना? तो देखिए ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गए तो ये अपना नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग, अब इसका नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग में 5 साल के लिए बैठक होता है और उसमें बताया जाता है कि आने वाले 5 साल के लिए भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था रहेगा। समझ में आया? अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। समझ में आया? ये बात MVBI है, ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए बता रहे हैं। ये बोलेगा कि योजना आयोग या तो नीति आयोग का गठन भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो बताइए 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर आता है इस सबसे, पूछता है ना। देखिए इसके एग्जाम में आया था। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे में देखिए कोई ना कोई, देखिए कोई भी क्रिकेट टीम के वो टीम कैप्टन होता है, उसी तरह से ये जो योजना आयोग के जो कैप्टन है, प्रमुख है, वो कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री होता है। ये ना कि मुख्यमंत्री के बना देना, मुख्यमंत्री नहीं, कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी नहीं, कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। समझ में आया? और बताइए अगर आयोग होता है, बैठक बनता है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बने कि नहीं बनेंगे? अब बताइए भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये साबित होता है कि योजना आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष कौन बने होंगे? ये समझ में आया? जब सबसे पहला प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे देखिए प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। समझ में आया? ये लाला नहीं लाल होगा। समझ में आया? हाँ, गलती पर तो सबके ध्यान रहता है, ये नहीं कि टेंशन सही चेक करूं। समझ में आया? प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया तक? किसी प्रकार का दिक्कत? तो एक बार और ऊपर से चलते हैं। तो बताइए योजना आयोग कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और योजना आयोग का गठन सबसे पहले कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। बताइए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री। अभी के प्रधानमंत्री की पहले वाला प्रधानमंत्री? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वही बनेंगे। ये ना कि पूर्व प्रधानमंत्री को बना देना अध्यक्ष। पूर्व मतलब होता है पहले वाला। समझ में आया? अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा यहाँ से कि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे और प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे, वही थे। आगे कुछ लिखा हुआ है, देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है, जिसे हम समझते हैं कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए आर्थिक नियोजन एक शब्द आया है कि नहीं आया है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो देखिए आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक क्रिया को प्रयोग करना होता है। जैसे में देखिए मान करके चलिए ना कि इसका जो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि देश में अगर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सबसे पहले काम कराया जाए। जैसे मान के चलिए बिहार की बात की जाए तो बाढ़ के सीजन में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कहाँ होता है, बता सकते हो? मेघालय बिहार में है बाबू। देखिए हम बोलना चाहते हैं कि अगर बाढ़ की सीजन आता है, बरसात की सीजन आता है तो सबसे पहले उत्तरी बिहार, ध्रुव नहीं उत्तरी बिहार, तो उस समय सबसे ज़्यादा पैसा की जरूरत किसे रहता है, उत्तरी बिहार को रहता है। उत्तरी बिहार को पैसा दे करके बचता है, उसके बाद यहाँ शिक्षा में पैसा लगाया जाता है। समझ में आया तक? मतलब इनका कहनाम है, हाँ जैसे में देखिए इनका जो कहनाम है कि देश में जहाँ जहाँ जो संकट आ रहा है सबसे पहले उसको मद्देनजर रखेंगे। समझ में आया? जिसमें ना कहते हैं कि सबसे, अब देखिए आज हमको प्यास लगल है, कल हमको पानी देगा तो कोई फायदा है? आज हम प्यासे मर रहे हैं, कल हमको तुम पानी देगा, कल हमको तुम शरबत देगा, मलाई देगा, मक्खन देगा, और आज हमको पानी सिर्फ चाहिए, कोई चाहिए पानी। तो बताइए हमको जो जरूरत जखनी पड़ेगा, जखनी हमको तुरंत आवश्यकता चाहिए और तुरंत हमको जरूरत की पूर्ति हो सके। हाँ एगो नहीं है जी कि प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो क्या किया है, क्या फायदा? हाँ सही बात है, पीछे से बोल रहे हैं कि प्यासे को पानी कुछ है, आगे हमको तो याद पिलाए नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। उसी तरह से है ये भी कि देखिए अगर राष्ट्र में सबसे पहले जहाँ जरूरत पड़े, जहाँ भी जरूरत पड़े, जौची के मान के चलिए कि कहीं आग लग गया, कहीं बाढ़ आ गया। अब भारत में 28 राज्य है, 28 में मान के चलिए कि राजस्थान में बाढ़ आ गया, वो जो कभी संभव नहीं है, क्या कि राजस्थान पूरा रेतीला है, वहाँ बाढ़ आने की संभावना है ये नहीं है। अगर मान करके चलिए कि बाढ़ आ गया, भूल चूक आ गया, तो क्या किया जाए? सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सबसे पहले किसे देखा जाए, राजस्थान को, उसके बाद किसी को दिया जाए बचल खुचल पैसा कौड़ी। समझ में आया? इसीलिए इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी सब हम लोग चलेंगे कल, नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके।